नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस प्लेटफॉर्म एस्पिरेंट आईएएस पर। स्टूडेंट, हम लोग इस समय यूपीपीसीएस 2024 टेस्ट सीरीज को देख रहे हैं, जो कि दृष्टि आईएएस संस्थान की है। यह टेस्ट हमारा इस सीरीज का पहला टेस्ट है, जिसमें को हमने 2 पार्ट में देख लिया है और रिमेनिंग 50 क्वेश्चन आज पार्ट 3 में हम देखेंगे। तो फटाफट हमारे साथ जुड़ जाइए और जल्दी से जो बचे हुए इस टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। ठीक, तो जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, लगातार हमारे इस प्लेटफॉर्म पर विभिन्न कोचिंग संस्थानों के जो इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज होंगी उसको आप तक पहुंचाने की कोशिश लगातार की जा रही है। और इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को। और अगर आप ही ने अब तक हमारे इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको कर लीजिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए। तो शुरू करते हैं, एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। तो आज के इस क्लास का हमारा जो पहला प्रश्न है वह है, राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह प्रश्न है हमारा। तो इसका ये सही उत्तर कौन होगा? तो राष्ट्रीय एकता परिषद जो होता है उसकी स्थापना की यदि हम बात करें तो इसका गठन जो है वह 1961 में हुआ था। कब हुआ था? 1961 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था और इसकी अध्यक्षता जो है उन्होंने की थी। तो इसीलिए इसका अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, आयोग के आधे सदस्य को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। कम से कम क्या होना चाहिए? 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो यह जो पहला स्टेटमेंट हमारा है यह गलत है, क्योंकि इसमें 7 वर्ष न होकर यहाँ पे कितना होना चाहिए? 10 वर्ष का जो है वह क्या होना चाहिए? अनुभव होना चाहिए। ठीक, यदि बात करें यूपीएससी की तो इसमें आयोग के अध्यक्ष समेत जो है वह कुल 10 जो है वह सदस्य होते हैं। ठीक, कुल 10 सदस्य होते हैं और इसके अलावा आयोग के सदस्यों के लिए जो भी योग्यता जो है वह उल्लिखित हमारे संविधान में कहीं पे भी नहीं। इसके अतिरिक्त आयोग के जो है आधे सदस्य जो होने चाहिए वे भारत सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत न्यूनतम जो है वह 10 वर्ष का उन्हें कार्यकाल का अनुभव होना चाहिए। ठीक, तो इस आधार पर हमारा पहला स्टेटमेंट गलत होता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि लोक सेवा आयोग यूपीएससी के सदस्यों को अपना पहला कार्यकाल पूरा करने के बाद पुनः नियुक्त किया जा सकता है। तो पुनर्नियुक्ति का इसमें कोई जो है वह प्रावधान नहीं है, तो यह भी स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार हमारा जो पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए वह सही होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सिविल सेवकों को सेवा से मनमाने ढंग से बर्खास्त किए जाने से सुरक्षा जो है वह प्रदान करता है? तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है? तो है 311। क्या है? 311। 311 एक में जो है वह प्रावधान है कि जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं या राज्य सरकार के किसी भी जो सरकारी कर्मचारी को अपने अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा जो है वो बर्खास्त या हटाया नहीं जाएगा। जिसने उसे नियुक्त किया था वही सिर्फ जो है वो उसे हटा सकता है। ठीक, तो यह उनके कार्यकाल को लेकर एक सुरक्षा है। तो ऑप्शन जो बी है हमारा वह सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन क्या दिया गया है कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु तक जो है वह प्राप्त करने 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण कर सकते हैं। यह राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में है। तो पहला स्टेटमेंट यदि हम बात करें तो वह सही है। ठीक, तो वह 6 वर्ष की अधिकतम अवधि तक या तो 62 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले होगा वहां तक अपने पद को धारण करेंगे। पहला जो है हमारा स्टेटमेंट क्या है? सही है। ठीक,
दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, इसमें पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। तो दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरा है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। तो यह जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट है यह भी सही है। इनकी नियुक्ति जो है वह राज्यपाल करता है, परंतु इनको हटाया जो है वह सिर्फ राष्ट्रपति के द्वारा ही जा सकता है। तो यह भी सही हो गया। सी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो यह है, राज्य अपने कार्य निष्पादन की वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। तो यह गलत है। तो क्योंकि यह राष्ट्रपति को नहीं बल्कि राज्यपाल को जो है अपने कार्य का वर्क परफॉर्मेंस जो रिपोर्ट होती है उसको जो है वह राज्यपाल को दिया जाता है। ठीक, तो इसलिए यही हमारा उत्तर सही होगा। चौथा स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। औपचारिकतावश, तो राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा की गई सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। बिल्कुल सही है। तो पूछा है सही नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो केंद्रीय वित्त आयोग के संबंध में प्रश्न है स्टूडेंट, हाल ही में चर्चा में भी रहा, क्योंकि वर्तमान में जो है वह 16वां वित्त आयोग गठित किया जा चुका है अरविंद पनगड़िया के अध्यक्षता में। ठीक, तो पढ़ते हैं स्टेटमेंट। भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 एक अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग का प्रावधान करता है। एक अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग का प्रावधान करता है। तो बिल्कुल जो है वह सही स्टेटमेंट है। अगला स्टेटमेंट है कि वित्त आयोग की सिफारिश सरकार के लिए बाध्यकारी है। तो वित्त आयोग की जो सिफारिश होती है फाइनेंस कमीशन की, वह बाध्यकारी नहीं होती है। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत होता है और हमारा सही उत्तर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के संबंध में, यानी कि जनहित याचिका की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो जनहित याचिका की जो अवधारणा है यदि हम बात करें तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। कहाँ से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न क्या है कि अधिकरणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अधिकरणों के संबंध में निम्नलिखित, अधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल होते हैं, इनको ट्रिब्यूनल अंग्रेजी में बोला जाता है। तो उनके संबंध में प्रश्न है। तो पहला प्रश्न स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है? पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि अनुच्छेद 223 ए के तहत अधिकरणों की स्थापना संसद और राज्य विधानसभा दोनों के द्वारा जो है वह की जा सकती है। पहला स्टेटमेंट जो है वह यह कह रहा है, जबकि यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि पहला स्टेटमेंट जो है वह संसद और राज्य विधानसभा दोनों को कंसीडर कर रहा है, जबकि सिर्फ संसद होगा। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। यदि हम बात करें 323 ए के अंतर्गत जो होगा वह केवल सार्वजनिक सेवाओं के मामले में अधिकरणों की स्थापना जो है वह करने का विचार करता है। यानी कि इसमें सिर्फ जो होगा वह जो सार्वजनिक सेवा मामलों से संबंधित ट्रिब्यूनल होंगे उन्हीं को इसमें स्थान दिया जाएगा, और जिसकी स्थापना कौन कर सकता है? सिर्फ संसद कर सकती है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हुआ। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं कि अनुच्छेद 332 बी 323 बी के तहत 323 बी के तहत अधिकरणों की स्थापना केवल संसद द्वारा की जा सकती है। यह भी स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि यह जो है वह संसद और राज्य विधानसभा दोनों के द्वारा जो है वह की जा सकती है। इसमें कुछ अन्य इसमें लिखा ऐसा गया है कि कुछ अन्य मामलों के लिए अधिकरणों की स्थापना यह करता है अनुच्छेद 323 बी। तो उल्टा कर दिया गया है, तो इसलिए दोनों ऑप्शन जो है हमारे गलत होंगे और ऑप्शन जो इसका सही होगा वह होगा डी। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन नहीं किए गए। तो 97वां संविधान संशोधन 2011 की यदि बात करें तो यह सहकारी समितियों को जो है वह संवैधानिक स्थिति और संरक्षण प्रदान करता है। क्या करता है? सहकारी समितियों को संवैधानिक स्थिति और संरक्षण जो है वह प्रदान करता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया कि इसने सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया। बिल्कुल सही है।
सहकारी समितियों के गठन को जो है वह आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो है क्या बना दिया गया, मूल अधिकार बना दिया। आर्टिकल 19 में जो 6 अधिकार दिए गए हैं, उन्हीं में से एक अधिकार है संघ समिति और सहकारी समितियों की स्थापना करना। आपने पढ़ा होगा, तो वही यहाँ पे बोल रहा है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं क्या कह रहा है। तो बी जो है वह कह रहा है कि सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए इसने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को जो है वह सिद्धांत में शामिल किया गया। तो बिल्कुल सही है। सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य का जो डीपीएसपी होता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, उसमें आर्टिकल 43 बी में जो है इसको शामिल किया गया। ठीक, तो यह भी स्टेटमेंट हमारा सही है। चलिए अगला स्टेटमेंट देखते हैं। अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि इसने संविधान में एक नया खंड 9 बी शामिल किया गया। यह भी बिल्कुल सही है। संविधान में एक नया खंड इसके द्वारा शामिल किया गया सहकारी समितियों को लेकर, और वह 9 बी है। तो यह भी सही हो गया। ऑप्शन डी हमारा गलत है, जिसके कारण और पूछा गया है कौन सही नहीं है, तो यही जो है हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार जो है वह यह इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किसके पास किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का जो है वह अधिकार होता है। तो किसके पास जो है वह अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार होता है, तो राष्ट्रपति के बाद। राष्ट्रपति के पास जो है वह संविधान के भाग 10 में अनुच्छेद जो 244 है, जिसे अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र के रूप में नामित कुछ क्षेत्रों के लिए जो है वह प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से ऐसी शक्ति दी गई है किसको, राष्ट्रपति को। यानी कि अनुच्छेद 244 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र के रूप में नामित कर सकता है। ठीक, तो ऐसा जो है वह संविधान की किस अनुच्छेद 244, यदि भाग पूछा जाए तो भाग 10, और यदि उसके बावजूद यदि अनुसूची पूछ लिया जाए तो संविधान की 5वीं अनुसूची जो है वह इसके संबंध में प्रावधान करती है। ठीक, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में मत देने का अधिकार, भारत में मत देने का अधिकार क्या है, तो मत देने का अधिकार जो भारत में है वह क्या है, तो वह एक संवैधानिक अधिकार है। क्या है, वह एक संवैधानिक अधिकार है। ठीक, तो हमारे जो हमारा लोकतंत्र है, यानी कि यह जो डेमोक्रेसी है, उसका जो आधारशिला ही होता है वह क्या है, वह वोटिंग करना है। तो वोटिंग जो है वह हमारे लोकतंत्र की आधारशिला है, जो नागरिकों को यह कहने की अनुमति देता है कि उन्हें कोई यानी कि उन्हें कोई व्यक्ति या कौन व्यक्ति शासित करेगा या कौन व्यक्ति शासित नहीं करेगा। ठीक, तो इस प्रकार जो है वह यह एक संवैधानिक अधिकार है। और भारत में के संविधान में जो वोट देने का अधिकार है, इसकी गारंटी कहाँ पे दी गई है संविधान में, तो आर्टिकल 326 में दी गई है। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। 326 जो है वह वयस्क मताधिकार के आधार पर वोट देने का जो है वो अधिकार देता है। ठीक, तो ऑप्शन बी हमारा सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट है, विधान परिषद अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिपरिषद को हटा नहीं सकती। विधान परिषद अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिपरिषद को हटा नहीं सकती। तो इस संबंध में यदि हम देखें तो यह स्टेटमेंट जो है वह गलत है, क्योंकि जो अविश्वास प्रस्ताव होता है वह विधान परिषद में पारित ही नहीं, पेश ही नहीं किया जाता है। उसे वह सिर्फ और सिर्फ विधान सभा में पेश किया जा सकता है, और केंद्र सरकार के संबंध में लोकसभा में। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला स्टेटमेंट है कि विधान परिषद भारत के राष्ट्रपति और राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधियों में
प्रतिनिधियों के चुनाव में भाग नहीं लेती। यानी कि जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं, वो राष्ट्रपति और राज्यसभा के प्रतिनिधियों के चुनाव में भाग जो है वह नहीं लेते हैं। ठीक, तो इस प्रकार यह दोनों जो हमारे स्टेटमेंट है वह दोनों सही हैं। ठीक, क्योंकि यह भी ऐसा नहीं कर सकती और यहाँ लिखा नहीं कर सकती, तो यह क्या होगा, सही होगा। तो इस आधार पर हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या होगा, ऑप्शन सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, ये जो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट दिया गया है, सॉरी, हाँ, ये जो पहला स्टेटमेंट दिया गया है यह बोल रहा है कि विधान परिषद अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिपरिषद को हटा नहीं सकती है। ठीक, तो बिल्कुल सही बोल रहा है, नहीं हटा सकती है। ठीक, तो इस आधार पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अभी जो कथन और कारण का है, तो पहला कथन पढ़ते हैं। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट के सदस्यों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर जो है वह की जाती है। तो यह जो कथन है हमारा, कथन तो बिल्कुल सही है। कारण पढ़ते हैं, तो राज्य प्रशासनिक अधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश के परामर्श के बाद जो है वह की जाती है। तो यदि हम देखें तो स्टेटमेंट को जो कारण है हमारा वह गलत हो जाता है, क्योंकि जो साइट होता है यानी कि स्टेट का जो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद की जाती है। तो इस प्रकार कथन तो हमारा सही है, परंतु कारण गलत है, यानी कि ऑप्शन जो हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य महिला आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राज्य महिला आयोग के संबंध में स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट क्या है कि यह वर्ष 1992 में गठित एक संवैधानिक संस्था है। क्या है, संवैधानिक पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, कि यह 1992 में गठित एक संवैधानिक संस्था है। तो इस प्रकार जो है वह हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वह गलत हो जाता है। पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि जो है यह संवैधानिक जो है वह संस्था नहीं है। राज्य महिला आयोग जो है, राष्ट्रीय महिला आयोग जो है वह एक संवैधानिक संस्था नहीं है। ठीक, अगला देखते हैं कि जयंती पटनायक आयोग के प्रथम अध्यक्ष थी। जयंती पटनायक जो थी वह आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी। तो यह जो दूसरा स्टेटमेंट है यह सही है। तो इस आधार पर ऑप्शन जो है हमारा बी सही होगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में तो नियुक्ति के लिए पात्र कौन कौन है। प्रधानमंत्री दिया गया है, बिल्कुल नहीं। लोकसभा अध्यक्ष, यह भी नहीं होगा। भारत सरकार के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, तो यह सही है। और राज्यसभा के उपसभापति, यह भी गलत होगा। तो ऑप्शन सी हमारा इस प्रश्न का सही होगा। ठीक, यदि राज्य मानवाधिकार आयोग की, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना जो है वह मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। और यह आयोग जो है एक बहुत सदस्यीय आयोग है, जिसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले को दल बदल मामले के नाम से जाना जाता है। तो दल बदल मामले के नाम से यदि हम बात करें तो किहोतो होलोहान जो है वह, किहोतो होलोहान का मामला यह दल बदल के मामले से जाना जाता है। ठीक, तो दल बदल मामले को किहोतो होलोहान के मामले से नाम से जाना जाता है। और यह जो है वह 1993 में जो है वह हुआ था। किहोतो होलोहान मामला जो है वह 1993 में हुआ था। बात करें इंदिरा साहनी को, तो मंडल के नाम से जाना जाता है। 1992 का मामला है। और यह मामला आरक्षण को विशेष रूप से ध्यान में रखता है। और
कि हो तो इंदिरा साहनी या मंडल का मामला बोला जाता है, इसको भी ध्यान रखिए। इसके बाद क्या है, आई आर कोहेलो को यदि हम बात करें तो अनुसूची 9 से संबंधित यह मामला है, जो अनुसूची 9 है उससे संबंधित मामला आई आर कोहेलो है। ठीक, और लास्ट केस इसमें क्या दिया गया है, इंदिरा नेहरू गांधी मामला। इंदिरा नेहरू गांधी मामला 1975 का यह मामला है, जो चुनाव संबंधी मामला हुआ था और काफी इंपॉर्टेंट भी था यह उस समय में। तो चारों मामलों को हमने देख लिया एक एक करके। तो ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, ऑप्शन सही होगा कियोतो होलोहान। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, सूची 1 को सूची 2 से जो है वह मिलाना है। तो राज्य दिए गए हैं और उसके वर्तमान के राज्यपाल को पूछा गया है। ठीक, तो देखते हैं। तो आंध्र प्रदेश की यदि हम बात करें तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो एस अब्दुल नजीर जो है वह वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। असम की बात करें तो गुलाब चंद कटारिया जो है वह वर्तमान में असम के राज्यपाल हैं। और महाराष्ट्र की यदि हम बात करें तो महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस इस समय जो है वह क्या है, इसके राज्यपाल हैं। और ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास हैं। ठीक, तो इस प्रकार जो है हमारे जो चारों सुमेलन है, सूची है, वह सुमेलित है। तो इस प्रकार ऑप्शन जो हमारा सही होगा वह होगा ऑप्शन डी। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी परिषद का अध्यक्ष है। तो जीएसटी परिषद के अध्यक्ष की यदि हम बात करें तो इसका अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। और जीएसटी परिषद जो होता है यह केंद्र और राज्यों का एक क्या होता है, ज्वाइंट फोरम होता है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के दोनों के सदस्य होते हैं। और इसकी स्थापना की यदि बात करें, यह एक संवैधानिक संस्था है जिसकी चर्चा कहाँ पे की गई है, आर्टिकल 279 ए में। आर्टिकल 279 ए में इसकी चर्चा की गई है। और इसकी का जो प्रावधान है संविधान में वह 101वें संविधान संशोधन 2016 के माध्यम से जोड़ा गया था। ठीक, तो ऑप्शन बी हमारा सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को अलग अलग तो निकायों में जो है वह बांट दिया था। तो ऐसा जो है वह किस संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था, तो ऐसा जो है वह 89th अमेंडमेंट जो हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 का, उसमें जो है वह एससी और एसटी के दोनों के जो कमीशन हैं उनको दो अलग अलग भागों में बांट दिया गया था। और इन्हें अनुच्छेद 338 में एससी को और जो है वह 338 ए में जो है यह एसटी को जो है वह स्थान दिया गया। तो ठीक, तो वर्तमान में यह दो संवैधानिक निकाय बना दिए गए हैं। आर्टिकल 338 और 338 ए के तहत, इसको ध्यान में रखिएगा आप। तो 89th यानी कि 89वां संविधान संशोधन जो है वह 2003 का, उसके माध्यम से ऐसा किया गया था। चलिए अगला प्रश्न, तो कथन कारण का है, तो सबसे पहले कथन पढ़ते हैं। तो 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। ठीक, तो संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। तो यह अभिकथन जो हमारा है असर्शन, वह बिल्कुल सही है। अब कारण पढ़ते हैं। कारण क्या है, कारण है कि किसी मामले की जांच करते समय इसे सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त है। तो कारण भी ठीक है, लेकिन आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कारण जो है वह कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। इसलिए जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह होगा क्या, ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। और इसकी स्थापना के बाद इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वह लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में, तो लाला लाजपत राय अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे।
तो ठीक, तो हमारा ऑप्शन जो है क्या, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो वार्षिक रिपोर्ट जो है यह किसको प्रस्तुत करता है, तो यह अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो है वह भारत के राष्ट्रपति को देता है। और इसकी संविधान में चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है, तो आर्टिकल जो है वह आर्टिकल 338 ए में जो है वह, और 338 में किसकी चर्चा की गई है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। और 338 बी में किसकी की गई है, तो 338 बी में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। ठीक, तो ऑप्शन डी हमारा सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करता है। तो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति जो है वह आर्टिकल 350 बी करता है। 350 बी जो है वह 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से यह संविधान में शामिल किया गया था। ठीक, जो भारत के राष्ट्रपति को भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त करने की जो है वह शक्ति देता है। तो इसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 350 बी के तहत। 350 बी कब जोड़ा गया, 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर की गई थी। तो इसकी स्थापना के संथानम समिति की सिफारिश पर कब की गई थी, 1964 में। तो भ्रष्टाचार निरोधी एक समिति के संस्थानम की समिति जो है वह अध्यक्षता में की गई थी, और उसी की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह क्या है, यह एक सांविधिक निकाय है। क्या बोल रहा है कि यह क्या है, एक सांविधिक निकाय है। तो यदि सांविधिक निकाय के बारे में हम बात करें तो सांविधिक निकाय को क्या बोला जाता है, सांविधिक निकाय स्टैट्यूटरी बॉडी बोला जाता है। यानी कि उसकी स्थापना किसी संसद के अधिनियम के द्वारा की गई थी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, एक जांच एजेंसी है। और इसे जो है वह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत शक्तियां प्राप्त है, जबकि इसके लिए कोई जो है वह विशेष अधिनियम पारित नहीं किया गया था। तो ऑप्शन स्टेटमेंट जो पहला है वह गलत होगा। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरा है कि सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सिर्फ प्रधानमंत्री की सिफारिश पर की जाती है। सीबीआई के निदेशक की जो नियुक्ति होगी वह राष्ट्रपति द्वारा सिर्फ प्रधानमंत्री की सिफारिश पर की जाती है। तो यह बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन जो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट है वह भी गलत है। तो ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। यदि सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति की बात करें तो केंद्र सरकार 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर सीबीआई के निदेशक की जो है वह नियुक्ति करती है। और सीबीआई के जो निदेशक होते हैं इसकी नियुक्ति के लिए जो समिति होती है इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक, तो यह 3 लोग जो है इसमें होते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है प्रवर्तन निदेशालय के लिए कौन सा कथन सही नहीं है, प्रवर्तन निदेशालय के संबंध में सत्य नहीं है। पहला है यह राजस्व विभाग के अधीन एक कार्यालय है। किसके अधीन, यह राजस्व विभाग के अधीन एक कार्यालय है। और इसमें पूछा गया क्या सही नहीं है, तो यह बिल्कुल सही है। यह राजस्व विभाग के अंतर, राजस्व विभाग किसके अंतर्गत आता है, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि यह एक संवैधानिक संस्था है। बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। बाकी दोनों स्टेटमेंट जो है वह
सही है। ठीक, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 निम्नलिखित संहिता में से किसके स्थान पर निर्धारित की गई है? तो बात करें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है वह हाल ही में जो भारत के दंडात्मक कानूनों में पीनल कोड में जो संशोधन किया गया है उसी से संबंधित है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात करें तो जो आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड, उसका स्थान अब ग्रहण करेगी। और यदि बात करें हम सॉरी जो दंड प्रक्रिया संहिता है, यानी कि जो सिविल जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जिसको बोला जाता है सीआरपीसी, तो सीआरपीसी का स्थान जो है वह यह लेगी। तो माफ कीजिएगा, दंड संहिता ना होकर दंड प्रक्रिया संहिता होगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। यदि बात करें भारतीय दंड संहिता की, यानी कि जिसे हम क्या बोलते थे, इंडियन पीनल कोड, तो उसका स्थान कौन लेगा? तो उसका स्थान लेगा भारतीय न्याय संहिता। कौन? भारतीय न्याय संहिता। ठीक, तो भारतीय न्याय संहिता इसका स्थान लेगा। तो इस प्रकार जो है हमारा ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो एनआईए है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो यदि मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है वह नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। जो 26/11 का हमला हुआ था उसके बाद ही इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से किस समिति ने राष्ट्रीय कैडेट कोड के गठन की सिफारिश की? राष्ट्रीय कैडेट कोड जिसे क्या बोला जाता है? एनसीसी के गठन की जो है वह सिफारिश की थी। तो एनसीसी के गठन की सिफारिश किसने की थी? तो इसकी सिफारिश एच.एन. कुंजरू समिति ने जो है वह इसकी सिफारिश की थी। और इसका गठन कब हो गया था एनसीसी का? तो 1948 में इसका गठन हो गया था। चलिए, तो ऑप्शन डी हमारा सही था। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसे संसद की 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया? तो प्रोटेम स्पीकर, सबसे पहले आपको हम बता दें तो प्रोटेम स्पीकर लोकसभा का एक अस्थायी अध्यक्ष होता है, स्पीकर होता है, जिसे कि केवल जो नवनिर्वाचित सदस्य हैं लोकसभा के उनको जो है वह शपथ दिलाने के लिए नियुक्त किया जाता है। उनकी शपथ के पश्चात एक तारीख निश्चित की जाती है और उस तारीख को वोटिंग की जाती है और लोकसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव होता है। तो प्रोटेम स्पीकर क्या होता है आपने जान लिया। तो प्रोटेम स्पीकर सिर्फ नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने तक सीमित होता है। तो वर्तमान की जो 18वीं लोकसभा गठित हुई उसके लिए प्रोटेम स्पीकर किसको नियुक्त किया गया था? तो भर्तहरि महताब को जो है वह प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था। और भर्तहरि महताब की यदि बात करें तो वह ओडिशा के कटक से लगातार 7वीं बार सांसद सदस्य के रूप में जो है वह निर्वाचित हुए हैं। भर्तहरि महताब ओडिशा के कटक से लगातार 7वीं बार निर्वाचित हुए हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1992 में लुक ईस्ट पॉलिसी की पहल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो लुक ईस्ट पॉलिसी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो यह थी एक विदेश नीति है और यह थी पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा। पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा लुक ईस्ट पॉलिसी जो है वह शुरू की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में सीटों की संख्या के अनुसार दूसरे और तीसरे स्थान पर है? तो लोकसभा में सीटों की संख्या के आधार पर देखें तो पहले स्थान पर कौन है? तो यूपी है। पहले स्थान पर 80 नंबर के साथ, 80 संख्या के साथ यूपी है। दूसरे पर बात करें तो महाराष्ट्र और तीसरे पर पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। यदि बात करें इनकी सीटों की संख्या की तो क्रमशः ध्यान रखिएगा, 48 महाराष्ट्र की और 42 पश्चिम बंगाल की है।
ठीक। और यदि मध्य प्रदेश की हम बात करें तो इसकी संख्या 29 है, और तमिलनाडु की संख्या कितनी है? 39 है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची पर कानून बनाने के लिए संसद की आवश्यकता हो तो निम्नलिखित में से किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता है, यानी कि राज्य सूची पर यदि कानून बनाना हो तो किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होगी? यदि बात करें राज्य सूची पर कानून बनाने की, तो राज्य सूची ऐसी सूची है जिस पर राज्यों को कानून बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त होती है, परंतु कुछ ऐसी दशाएं होती हैं जिन पर जो है वह संसद भी कानून बना सकता है, और इसकी चर्चा कहाँ पे की गई है? आर्टिकल 249 में की गई है। तो यदि बात करें कि किस प्रकार का बहुमत चाहे, तो इसके लिए जो होता है, इसके लिए संसद में 2/3 जो है वह बहुमत की आवश्यकता होती है। 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करती है, ठीक। यानी कि और 2/3 जो है वह, यदि जो राज्यसभा हो, राज्यसभा यदि 2/3 बहुमत से कोई एक प्रस्ताव पारित करके लोकसभा के पास भेज देती है कि इस विषय पर आप जो है वह कानून बना सकते हैं, तभी लोकसभा उस पर कानून बना सकती है। तो इसलिए हमारा जो पहला ऑप्शन है वह सही होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को निम्नलिखित में से कितने जो तरीके हैं उनसे पदमुक्त किया जा सकता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात चल रही है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है वह 94 अनुच्छेद जो है हमारा, आर्टिकल 94 जो है वह, इसमें लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा की गई है। और उसमें यदि हम देखें तो कौन से तरीके हैं जो कि उन्हें पदमुक्त कर सकते हैं, तो लोकसभा का एक प्रस्ताव सदन के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित, यदि पारित हो जाता है तो उन्हें पदमुक्त हो जाना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तो राज्य के महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्य के महाधिवक्ता के संबंध में प्रश्न है। यदि महाधिवक्ता, राज्यों के महाधिवक्ता की बात करें तो इसकी चर्चा आर्टिकल 165 में की गई है। 165 में राज्यों के महाधिवक्ता की चर्चा की गई है, और महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है वह राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। और वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो। तो यह भी स्टेटमेंट सही है। तो दोनों स्टेटमेंट इस प्रश्न के सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालयों की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन जो है वह सही नहीं है? तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है कि उच्च न्यायालय के पास बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध का रिट जारी करने की शक्ति है। प्रतिषेध की रिट जारी करने की शक्ति है। तो बिल्कुल सही है। कहाँ पे है? तो यह आर्टिकल 226 में है। नेक्स्ट है, भारत में उच्च न्यायालयों के पास मूल अधिकारों के प्रवर्तन के साथ साथ अन्य उद्देश्यों के लिए रिट जारी करने की शक्ति है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगला स्टेटमेंट है कि उच्च न्यायालयों के पास संघ की किसी भी कार्यकारी और विधायी कार्यवाही की न्यायिक समीक्षा करने की शक्ति और अधिकार है। तो यह स्टेटमेंट भी हमारा सही है। अगला है कि उच्च न्यायालयों के पास राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद निर्णय करने की शक्ति है। तो यह स्टेटमेंट हमारा गलत है। यह शक्ति सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के पास है, ठीक। तो स्टेटमेंट जो हमारा चौथा स्टेटमेंट है वह गलत है, और वही हमारा जो है वह सही ऑप्शन होगा।
चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान दीजिएगा। तो संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्यों और 10 अस्थायी सदस्यों सहित 15 सदस्य होते हैं। यह भी सही स्टेटमेंट है। चलिए अगला है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र विशिष्ट अंग है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। तो इस स्टेटमेंट की बात करें तो यह बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग पैलेस में स्थित है। कहाँ पे? नीदरलैंड के हेग पैलेस में स्थित है। और चौथा स्टेटमेंट है कि हिंदी संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है, तो बिल्कुल गलत है। तो जो संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं उनमें है क्या है? अरबी है, चीनी है, जिसे कि मंदारिन भी बोला जाता है, और इसके अलावा अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश है। ठीक, तो ऑप्शन जो है हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ऑप्शन डी, क्योंकि बोला है कौन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक, संसद के नाम है और देश दिए गए हैं। तो नेसेट किस संसद का नाम है? यदि हम देखें तो नेसेट जो है वह इजराइल की संसद को कहा जाता है। ठीक, इजराइल की संसद को नेसेट कहा जाता है। इंपीरियल डाइट यदि हम बात करें तो इंपीरियल डाइट जापान की संसद को बोला जाता है। अगर नेशनल पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल पीपुल्स कॉन्फ्रेंस चीन की जो संसद है उसको बोला जाता है। और मजलिस की यदि हम बात करें तो यह ईरान की संसद को जो है क्या बोला जाता है? मजलिस। तो इस आधार पर ऑप्शन जो हमारा ए है वह सही जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारत के पंचशील समझौते का सिद्धांत है? तो पंचशील जो सिद्धांत भारत के द्वारा विदेश नीति के संबंध में अपनाया गया था, यह 29 अप्रैल 1949 को जो है वह अपनाया गया था। किसके मध्य? तो चीन और भारत के जो है वह मध्य जो है वह 29 अप्रैल 1954 को जो है वह यह हस्ताक्षरित किया गया था। और इसमें क्या जो है वह नहीं था, इसमें क्या क्या है पूछा गया है। ठीक, समझौते के सिद्धांत है। तो यदि हम देखें तो जो गैर आक्रामकता की नीति इसमें थी, इसके अलावा अहस्तक्षेप इसमें था, गुटनिरपेक्षता की बात नहीं की गई थी, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात की गई थी। ठीक, और इसके अलावा यदि दो और जो है वह सिद्धांत इसमें थे तो उसमें समानता और पारस्परिक लाभ, और इसके अलावा जो है क्या कहा गया था कि एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का जो है वह पारस्परिक सम्मान करेंगे। तो इस आधार पर ऑप्शन जो है हमारा बी सही जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI जो है एक सांविधिक निकाय के रूप में निम्नलिखित में से किस वर्ष गठित किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है वह 2016 में की गई थी, जिसने आधार को जो है वह सबसे पहले लाया। यही जो अथॉरिटी है आधार के डाटा की देखभाल करती है। ठीक, और आधार अधिनियम के द्वारा ही इसे जो है वह स्थापित 2016 में किया भी गया था। अगला प्रश्न है, किसी दल को भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय दल घोषित किए जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त पूरी करनी आवश्यक होती है? तो कौन सी शर्त पूरी करनी आवश्यक होती है? तो इसे 4 या उससे अधिक राज्यों में जो है वह मान्यता प्राप्त हो। तो बिल्कुल सही है, और यही सही हमारा जो है वह ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधा प्रदान करने का प्रयास करेंगे? ठीक,
पर्याप्त सुविधा प्रदान करने का प्रयास करेंगे। तो ऐसा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो यदि हम बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 ए में। ठीक, 350 ए में जो है वह इस प्रकार की चर्चा की गई है। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। राजनीतिक दल है, उनके गठन का वर्ष है। तो देखते हैं, तो भारतीय जनसंघ की यदि हम बात करें तो भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में हुई थी, 1951 में। इसके अलावा AIDMK की स्थापना 1972 में हुई थी। तेलुगु देशम की स्थापना 1982 में हुई थी और समाजवादी पार्टी की स्थापना 1992 में हुई थी। ठीक, तो ऑप्शन जो हमारा होगा ऑप्शन डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत यदि हम बात करें तो पहला नगर निगम जो है वह मद्रास में स्थापित किया गया। ठीक, तो पहला नगर निगम मद्रास प्रेसिडेंसी में कब स्थापित किया गया था? 1688 में ही स्थापित कर दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जिला योजना समिति से संबंधित है? जिला योजना समिति से संबंधित है। तो आर्टिकल 243Z(D) जो है वह प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर जिला योजना समिति की जो है वह चर्चा करती है। तो ऑप्शन ए सही है। न्याय विकास पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? किसके संबंध में? न्याय विकास पोर्टल के संबंध में। तो इस संबंध में स्टेटमेंट हम देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने स्थापित किया गया था। यह गलत है क्योंकि इसे कानून और न्याय मंत्रालय ने स्थापित किया था। सेकेंड स्टेटमेंट है, इसका उद्देश्य जिला एवं अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु केंद्र प्रायोजित योजना की निगरानी करना है। तो बिल्कुल सही है। तो इस आधार पर ऑप्शन बी जो है हमारा, सॉरी इसमें पूछा गया है कौन सही नहीं है, तो ए सही नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति इसका पदेन अध्यक्ष होता है। किसका? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है क्योंकि इसका पदेन अध्यक्ष जो होता है वह प्रधानमंत्री होता है। दूसरा है, यह एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है और इसे केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करता है। तो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन जो हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वह शास्त्रीय भाषा है और घोषणा वर्ष है सुमेलित नहीं है? तो यदि हम बात करें तमिल को 2004 में जो है वह इसकी घोषणा की गई थी शास्त्रीय भाषा के रूप में। तेलुगु की यदि हम बात करें तो 2008 में। यह सुमेलित नहीं है क्योंकि इसकी चर्चा कब हुई थी? 2008 में। कन्नड़ की बात करें तो कन्नड़ की भी घोषणा 2008 में हुई थी और उड़िया की घोषणा भी 2014 में हुई थी। तो ऑप्शन हमारा जो होगा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो विकेंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन नियुक्त किया गया था। तो रॉयल कमीशन की यदि हम बात करें तो इसकी नियुक्ति कब हुई थी? रॉयल कमीशन की तो इसकी नियुक्ति जो हुई थी 1907 में हुई थी। ठीक, रॉयल कमीशन की नियुक्ति 1907 में हुई थी। तो ऑप्शन जो हमारा क्या सही होगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस टेस्ट का लास्ट प्रश्न देखते हैं। तो राष्ट्रीय राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य, राष्ट्रीय राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य डैश तक बिना, यानी कि कितने दिनों तक बिना अनुमति के सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर देगी। तो यह जो है वह कितने दिन होता है? तो यह 60 दिन होता है। तो ऑप्शन जो हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक, 60 दिन तक। तो इस प्रकार यह पूरा हमारा टेस्ट समाप्त हुआ। काफी अच्छे से इसको हमने देखा। यदि आपने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हो तो आप डिस्क्रिप्शन में या चैनल विजिट करके आप उसको देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।